नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। अंबेडकर के साथ मिलकर संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वाली अम्मू को क्या आप जानते हैं? जानकर रह जाएंगे हैरान। नमस्कार दोस्तों, लेडी पेप के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्हें जानने की उत्सुकता आपको भी होगी और आज के इस विकसित भारत राजनीतिक जीत की होड़ का मुख्य मुद्दों में शामिल मुद्दों की आज हम बात करेंगे। आज हम उस तह की, उस जड़ की बात करेंगे। कहते हैं ऊपर जितना अधिक घने और विशाल वृक्ष होता है, थके हुए को थोड़ा आराम दे देता है। हर जीवों को वहां बैठने की आज़ादी होती है क्योंकि प्रकृति भेदभाव नहीं करती। उसी विशालतम वृक्ष की जड़ें घनी होती है जितना विशाल आप और हम ऊपर देखते हैं। दरअसल उसका अस्तित्व वहां से है जहां हम देख नहीं पाते हैं। जमीन के अंदर मिट्टी की परतों से लिपटी हुई घनी विशाल जड़ें। हर धर्म के लिए जैसे उनकी धार्मिक पुस्तक पवित्र होती है, वैसे ही देश के नागरिक होने के नाते संविधान भी हमारे लिए धार्मिक पुस्तकों से कहीं अधिक सर्वोच्च स्थान रखती है। यह भी बड़े ही अचरज की बात है। जहां बड़ी जातियों का दबदबा था, वहां दलित वर्ग से आने वाले भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया। संविधान निर्माण के मामले में शिक्षित वर्ग के शब्दों से कई पुरुषों का नाम तो आ सकता है, लेकिन महिलाओं का नाम शायद ही आए। संविधान निर्माण के दौरान महिलाओं की भी अपनी भागीदारी थी और 15 महिलाओं की भागीदारी थी जो अपने आप में खास है। लेकिन आज हम उन महिलाओं के बारे में जानते ही नहीं हैं। हम अपनी जड़ों को नहीं जानते हैं, हम अपने सफ़र को नहीं जानते हैं, हम अपने संघर्ष को नहीं जानते हैं। और जब हम अपने संघर्षों से ही मरहूम होते हैं तो हमें अपने अधिकार और आज़ादी की कीमत ही मालूम नहीं हो पाती है। हमारा उत्साह कहीं एक किनारे में दबकर रह जाता है और भारत की गलियों में निकले तो ना जाने हर गली में प्रतिभाएं अपना दम तोड़ रही होती है, महज कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों की ज्वालामुखी के तले। कहते हैं जीने के लिए लड़ना पड़ता है और यह लड़ाई होती है सिर्फ और सिर्फ खुद से। टूटे हुए आत्मविश्वास से मजबूत आत्मविश्वास बनाने की सफर, जिसमें कई बार अंदर की हिम्मत कहती है झुक जाओ, परिस्थितियों को स्वीकार कर लो। बन कर आत्मविश्वास वैसे ही धंसता जाता है जैसे हथेली पर लिया पानी फिसला जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस आत्मविश्वास के बारे में जिसे सीधे दबे कुचले से शीर्ष पर लाकर खड़ा कर दिया। केरल, जहां आज मातृसत्तात्मक व्यवस्था स्थापित है, कभी वहां के समाज में स्त्रियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। हम बात शुरू करते हैं विवाह से, क्योंकि पुरुषों से अधिक स्त्रियों के जीवन में विवाह बहुत मायने रखता है। सारी चीजें बदल जाती हैं। जो सपने, जो इच्छाएं पिता के घर पूरी नहीं होती, स्त्रियां उसे अपने पति के हाथों पूरा होते देखना चाहती हैं। जो सपने उसके आंखों के होते हैं, उसे अपने पति के आंखों में देखना चाहती है और पति के सपनों को अपने गृहस्थ जिंदगी में उस गुलाब के फूल की तरह देखती है जिसे हर दिन खिलने के लिए कुछ खास प्रकार के तत्व मिट्टी में डाले जाते हैं। दरअसल हम कहानी बताने जा रहे हैं अम्मू स्वामीनाथन की। अम्मू केरल के पालघाट में जन्म ली थी और यह साल था 1894 और दिन था 22 अप्रैल। संविधान निर्माण के लिए कुल 389 सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी और इसमें 15 महिलाएं थी। इन्हीं 15 महिलाओं में से एक थी अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि कई संभावनाओं की कहानी है। बचपन से ही संवेदनशील, साहसी, उत्साही और आत्मविश्वास की कहानी है। बलशाली और दृढ़ इच्छा शक्ति की कहानी है। आज़ादी की लड़ाई में शामिल महिलाओं में से एक अम्मू ने न केवल संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि पुलिस की मार और जेल की हवा भी खाई। वे महिलाओं के अधिकार, उनकी समानता और लैंगिक न्याय की समर्थक थी।
संविधान बनने के बाद ही महिलाओं को वोट देने के अधिकार मिले, राजनीति में भागीदारी मिली और आज भी महिला वर्ग को साध कर राजनेता अपनी जीत को पक्की होते हुए देखते हैं। आधी आबादी जिसके साथ है, फिर उसे डरने की क्या बात है। हम वापस आते हैं अम्मू की जिंदगी पर। अम्मू की जिंदगी शादी के पहले तक बिल्कुल सामान्य महिला की तरह ही थी। वे अपने आसपास उन महिलाओं को देखती जिनके साथ व्यवहार गलत हुआ करता था। वे अपनी माँ को भी देखी थी जो पति के अभाव में बिना बालों के थी, बिना चूड़ियों के थी। सफेद लिबास में लिपटी महिला ने अपने 13 बच्चों को परवरिश दिया। भला वो साधारण महिला कैसे हो सकती थी। इसी जीवंतता, मजबूत व्यक्तित्व का और पढ़ने की लालसा ने अम्मू को हर किसी से अलग राह चुनने पर मजबूर कर दिया। बचपन में पिता पी गोविंदा मेनन के गुजर जाने की वजह से संघर्ष था, लेकिन 13 भाई बहनों की लाडली भी थी। उस समय में लड़कों को सिर्फ घर से दूर पढ़ने भेजा जाता था। ऐसे में अम्मू महज औपचारिक शिक्षा घर पर ले सकी थी। उस वक्त गृहस्थ जीवन के तौर तरीके सिखाए जाते थे। अम्मू के पिता ने स्वामीनाथन नाम के एक लड़के की प्रतिभा को देखते हुए उनकी मदद की थी। उन्हें छात्रवृत्ति के सहारे देश विदेश में पढ़ने का मौका मिला। वे मद्रास में बाद में वकालत शुरू की। वे जब वापस लौटे अम्मू के गांव अनाकाड़ा, तो पता चला कि उनके पिता नहीं रहे। उन्होंने उनकी माता से बात की और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उनकी माता से कहा अगर उनकी कोई बेटी विवाह के योग्य हो तो वे उनसे विवाह करने के उत्सुक हैं। अम्मू की माता ने कहा सबसे छोटी बच्ची है, वह 13 साल की है और बहुत चंचल है, घर क्या संभालेगी। तब स्वामीनाथन ने खुद ही अम्मू से बात करने की इच्छा जताई और अम्मू से बात होने के दौरान पूछ लिया क्या मुझसे शादी करना चाहोगी। स्वामीनाथन अम्मू से उम्र में 20 वर्ष बड़े थे। अम्मू ने भी बिना झिझकते हुए हाँ में जवाब दिया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, और वे शर्तें स्वामीनाथन ने स्वीकार कर ली थी। उनकी शर्तें थी मैं गांव में नहीं रहूंगी, शहर में रहूंगी। मेरे आने जाने के बारे में कभी कोई सवाल न पूछे, क्योंकि कभी भी उनके भाइयों से ऐसे सवाल नहीं पूछे गए थे। इसके अलावे उनका मद्रास जाना और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना शामिल था। इस विवाह का काफी विरोध हुआ, जमकर विरोध, क्योंकि स्वामीनाथन ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखते थे और अम्मू नैयर जाति से आती थी और इन दोनों जातियों में एक दूसरे के साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं किए जाते थे। उन्होंने अपनी शादी इंग्लैंड में पंजीकृत कराई। स्वामीनाथन ने अपनी पत्नी अम्मू के प्रतिभा को धार दिया, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की और देखते ही देखते अम्मू अपने पति से आगे निकल गई। स्वामीनाथन की यह उदारता थी कि कभी अपने पत्नी के खुद से आगे बढ़ने की बात उनके स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि गर्व के बगीचे लहलहाते थे। अम्मू अंग्रेजी में बढ़ चढ़ कर बोलने लगी, भाग लेने लगी, भाषणों में भाग लिए। अम्मू की सामान्य सी जिंदगी खिल गई थी, खास बन गई थी। अम्मू बचपन से गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीखा था, अपनी बात को मुखरता से कहना सीखा था। उनका व्यक्तित्व संभावनाओं से परिपूर्ण था। वे संभावनाएं जो एक आम स्त्री के अंदर दबकर रह जाती हैं। सुब्बाराम स्वामीनाथन और अम्मू ने जो विवाह किया था सामाजिक नियमों के तहत पिता के परिवार में अस्वीकृत था, लेकिन स्वामीनाथन ने इसका विरोध किया। लंदन में पंजीकरण करने के बाद उनका पूरा परिवार पति के नाम से जाना जाने लगा। यही वजह है सभी के नाम के आगे स्वामीनाथन लगाने। उनके बेटियों को पिता के घर में बरामदे पर खाना खिलाया जाता था और कई प्रकार के भेदभाव किए जाते थे, क्योंकि वे पूरी तरह से ब्राह्मण नहीं थे, जिसका उन दोनों ने विरोध किया था। उनकी दोनों बेटियां लक्ष्मी सहगल स्वतंत्रता सेनानी हुई, मृणालिनी साराभाई नर्तकी हुई और इनका विवाह वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से हुआ था। उनके बेटे गोविंद स्वामीनाथन
कानूनी विद्वान हुए, उनके सभी बच्चे अपने अपने क्षेत्र में सफल रहे। अम्मू जितने राजनीतिक रूप से सक्रिय रही थी, उतने ही सामाजिक और मिलनसार भी थी। मद्रास में उनका घर भारत और स्वतंत्रता के विचार पर जीवंत चर्चाओं का केंद्र बन गया था। अम्मू को पढ़ना और सुंदर घुमावदार लिखावट में लिखना बेहद पसंद था। उनकी पोती सुभाषिनी कहती हैं कि मैंने उनकी जैसी महिला कभी नहीं देखा था, इतनी स्वतंत्र और इतनी उग्र। वे बताती हैं कि जब सुभाषिनी ने अपने पति मुजफ्फर अली से पूछा था कि किसी विशेष अवसर पर कौन सी साड़ी पहननी है, तो उन्होंने एक बार दांता था और कहा था, तुम मेरी कैसी पोती हो। अम्मू ने अपने जीवन में उन तमाम चीजों के लिए एक योग्य उदाहरण प्रस्तुत किया जिनके लिए वे खड़ी थी और जिनमें वे विश्वास करती थी। अम्मू बचपन से ही अपने आसपास के अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई, संरचनात्मक परिवर्तन के लिए सक्रिय रूप से काम किया। स्वतंत्रता से पहले और बाद में कैरियर में लचीलेपन और धैर्य के गुण दिखाई दिए। समाज सुधार और राजनीतिक गतिविधियों में जब से वे एक्टिव हुई तो काफी कम उम्र में उनके विचार नारीवादी थे या अस्पष्ट हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था और कांग्रेस के सदस्य भारतीय सैनिकों से अपने नौकरी से इस्तीफे देने की पर्ची बांट रहे थे और लंबे संख्या में उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसमें अम्मू भी शामिल थी। 1914 में राजनीति में सक्रिय हुई, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और इस दौरान महात्मा गांधी की अनुयायी बन गई। वे जवाहरलाल नेहरू के प्रति बहुत सम्मान रखती थी और जवाहरलाल नेहरू के भी उनके साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन पंडित उपाधि पर अम्मू को नाराजगी थी। जब उन्हें पंडित नाम से बुलाया जाता था या संबोधित किया जाता था तो उनको नाराजगी थी कि पंडित जी के संबोधन पर जवाहरलाल नेहरू प्रतिक्रिया क्यों करते हैं। 1917 में उन्होंने एनी बेसेंट, श्रीमती दादाभाई मलाथी पटवर्धन, श्रीमती अंबू जम्मल के साथ मिलकर महिला भारत संघ की स्थापना की। इसमें उन्होंने महिला के सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास। अम्मू 1934 में कांग्रेस में शामिल हुई। वे महिलाओं के लिए समान संवैधानिक अधिकारों की प्रबल समर्थक थी। वे वयस्क मताधिकार की समर्थक थी। वे महिला समर्थक कानून की प्रबल समर्थक थी। शारदा अधिनियम या बाल विवाह निरोधक अधिनियम, सहमति की आयु अधिनियम और उत्तराधिकार, विरासत और विवाह कानूनों में सुधार की प्रबल समर्थक थी और इन विधेयकों को आगे बढ़ाया। लोकसभा सदस्य के रूप में वे महिलाओं के मातृत्व लाभ पर भी जोर दिया था। 1952 में वे तमिलनाडु के डिंडिगुल लोकसभा से चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंची थी। वे तमिलनाडु की तेज तर्रार गांधीवादी नेता थी। 1934 में ही तमिलनाडु का प्रमुख चेहरा बनी। अंबेडकर को संविधान निर्माता के तौर पर जाना जाता है और अम्मू कुट्टी ने अंबेडकर के साथ मिलकर संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। वे 1946 में मद्रास से संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। 1954 में वे राज्यसभा के लिए चुनी गई। 1960 से 65 तक वे भारत स्काउट्स एंड गार्ड और सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष रही। 1959 में फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज की उपाध्यक्ष बनी और सत्यजीत रे इसके अध्यक्ष थे। 1943 में वेल्लोर जेल के दौरान जब किसी कैदी ने सुदृशी कहकर किसी सफाई करने वाली को बुलाया तो अम्मू उसके नजदीक जाकर बोली, क्या काम है? जब उसने कहा कि वे किसी और को बुला रही हो तो उन्होंने कहा, मैं भी शुद्राची हूँ, अब बोलो क्या चाहते हो। वे रूढ़िवादिता, भेदभाव, जाति प्रथा, लैंगिकता को महसूस की थी और नजदीक से जाना था। वे इसकी खास विरोधी थी और वैसे परंपराओं की जो जंजीरों में बांधने के सिवा और कुछ भी नहीं देती है। आपातकाल के बाद 4 जुलाई 1978 को उनका निधन हो गया। उनकी भाषण काफी लोकप्रिय हुई थी जो संविधान को लेकर दी गई थी। वे इतना छोटा संविधान की समर्थक रही थी जिसे पॉकेट में रखकर घूमा जा सके ताकि हर कोई इसे जान सके, समझ सके।
अम्मू स्वामीनाथन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। आप इन्हें कैसे देखते हैं, अपना जवाब जरूर दें। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।